સૌથી પહેલાં C12માં જે તમારી ચેનલ છે એમાં કેમેરામેન શિંદે અને શ્રી મોરે સાહેબનું અભિનંદન કરું છું. પહેલાં પણ આપણે બહુ સારો વિડીયો કવર કર્યો, એ ઇન્ટરનેશનલી ફેમસ થઈ ગયો. આજે ફરી તમે મને બોલાવ્યો છે આ ચીન જે ક્રાઇસિસ છે એના માટે. ખૂબ ખૂબ તમારા આભાર અને धन्यवाद बोल. बात बिल्कुल सही है. उनकी ये स्ट्रैटेजी है चाइना की. आज की तारीख में चाइना ऊपर से इतना घेरा हुआ है कोरोना के चक्कर में. मोर देन हाफ वर्ल्ड उनके अगेंस्ट है, क्योंकि तुमने ये जो कार्रवाई की कोरोना की, आपने किसी को इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट एंड ट्रीटी में आपने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बताना था, वो बताया नहीं. उस द रिज़ल्ट बहुत सारे लोग कैजुअलिटी हो गए. जर्मनी का देख लो, उन्होंने बिल भेजा हुआ है. ऑस्ट्रेलिया भी नाराज़ है, यूरोप भी नाराज़ है. अमेरिका ने तो पहले ही बोला ये कोरोना नहीं है, ये चाइनीज़ वायरस है. तो ये टू ड्रॉ द अटेंशन. और दूसरी तरफ लोग बोल रहे हैं इनका पूरा ये ख़त्म करें, बिजनेस ख़त्म करते चाइना का. तो चाइना इज़ अ एक्सपांशन कंट्री है. वो अपने को विस्तारवाद, आप देख लो चाइना ऐसा छोटा है लेकिन विस्तारवाद में आज इतना बड़ा हो गया है. तो उसने क्या किया, टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ वर्ल्ड, इंडिया का उसने आज कई सालों से 1914 से हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर बोलो या LOC बोलो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलो, ये हमारा विवादात जो 3000 ऑलमोस्ट 3600 किलोमीटर से ऊपर है. अब ये उसने हमेशा, लास्ट टाइम उसने सिक्किम में किया, नाथुला में, उसके पहले उसने अरुणाचल में किया. 67, 87 दोनों टाइम उनको प्रॉपर रिप्लाई मिला, ठोका हमने उनको. और अभी ये 62 वार्स का पहले वाले बात करता हूँ मैं. वो वहाँ से ये जो गलवान रिवर जानबूझ के, आप पहले उन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइज की. अब इतनी मिलिट्री एक्सरसाइज की कि इतने मिलिट्री एक्सरसाइज में मान लो अगर एक रेजिमेंट में 18 तोहफे हैं तो हम सिर्फ 6 तोहफे ले जाते हैं एज ए टोकन, ताकि लेसन लर्न के लिए. ये तो पूरा का पूरा फौज वहाँ डिप्लॉय कर दिया. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब प्रोवोक. अब इतनी फौज आ गई तो हम भी चौकन्ना हो गए, और हिंदुस्तान भी वहाँ डिप्लॉय करना. हमारी तोहफे डिप्लॉय हो गई, हमारे गन्स डिप्लॉय हो गई, हमारे आर्मी बटालियंस, एयर फोर्स सब वहाँ डिप्लॉय होने लगा. इंक्लूडिंग साउथ में हमारे नेवी में भी हम डिप्लॉय हो गए. तो ये सब परिस्थिति के अंदर तो ये प्रोवोक किया उसने. ये उनकी स्ट्रैटेजी है. सरन घेरो, प्रेशर करो एंड प्रोवोक करो. प्रोवोक करोगे ताकि आप गोली फायर करें. आज तक हमारे तक उनके और हमारे बीच में तकरीबन 12 या 13 एग्रीमेंट साइन हुए हैं. और एक एग्रीमेंट में पढ़ रहा था अभी 2012 का और 2005 का. ये कैसा एग्रीमेंट पिछले गवर्नमेंट ने साइन किया भगवान जाने. उस वक्त मैं भी फौज में ही था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो मूवमेंट कर सकता है, वो कंस्ट्रक्ट कर सकता है रोड, वो बंकर बना सकता है, वो अपने एम्युनिशन वो अपने एयरफील्ड बना सकता है, अपने ब्रिजेस बना सकता है. हिंदुस्तान अपने LOC के अंदर कुछ नहीं कर सकता. एक ट्रीटी मैंने देखी, उसके अंदर यू हैव टू टेक परमिशन. तो ये कौन सा एग्रीमेंट हम, इसका मतलब हिंदुस्तान जा करके प्रूव कर दिया कि भाई हम सोफिस्टिकेटेड हैं, हम गरीब हैं, तुम जो बोलो करो, हमने कभी ऑब्जेक्ट किया नहीं. तो ये इजी है प्रोवोक करना, और उसने ऐसा प्रोवोक किया इस टाइम. बट अभी ये 2020 का हिंदुस्तान है. प्रोवोकेशन कैसे मानेंगे? हमके ऊपर किसी ने प्रोवोकेशन का ट्राई किया. मणिपुर में हम जाके अंदर पता नहीं कितने किलोमीटर, 120-22 किलोमीटर अंदर ठोक के आ गए. उड़ी में भी हम अंदर जा कर के सक्सेसफुल मिशन करके आ गए. यहाँ तक कि बालाकोट में भी हमारा एयरफोर्स ने अपनी एक्यूरेसी दिखा के, सीक्रेसी दिखा करके नाकाम करके आए. तो ये सब वो भड़क गया है कि तुम हमारी बातें क्यों नहीं मानती. और इसलिए गलवान सेक्टर में वो क्यों इम्पोर्टेंस दे रहा है, इसलिए दे रहा है कि गलवान सेक्टर के पास एक रोड बनाया हुआ है हिंदुस्तान ने. और ये रोड आदरणीय हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे जॉर्ज फर्नांडिस, उस वक्त जब हमारे बॉर्डर पर आए थे, हमने उनको बताया कि सर ये रोड होना चाहिए, अदरवाइज हमको यहाँ से बाहर से वहाँ जाने के लिए दौलत बेग ओल्डी जो हमारा एयरफील्ड है या हमारे ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे बहुत टाइम लगता है. ये होगा हमारा सप्लाई लाइन अच्छा होगा. इसलिए यस यू गो हेड. इतनी बार हमने मांगा सरकार से, लेकिन ये सरकार ने परमिशन आते ही सबसे पहले काम किया. और अभी भी आप देखिए
कुछ दिन पहले उड़ीसा से या झारखंड से 1400 सिविलियन बच्चे अपने गए हुए हैं तो ये बॉर्डर रोड को मदद करने के लिए वॉर फुटिंग के ऊपर। वो बोलता है तुम बंद करो, हम बोलता नहीं। तो अपनी फॉरेन पॉलिसी क्लियर है, अपनी मिलिट्री पॉलिसी क्लियर है, अपनी राजनीति बिल्कुल क्लियर है कि भाई हमारे काम में हम कर रहे हैं, तुम इसमें इंटरफेयर मत करो। वो उसको मिर्ची लग गई। ये हाउ इंडिया हमसे ऐसे अकड़ के बात कर सकता है? क्यों नहीं करेगा? हम हमारे कंट्री में नहीं करेंगे, हमारे बॉर्डर पे नहीं करेंगे, हम हमारे देश हित में काम नहीं करेंगे तो क्या तेरे हित में काम करेंगे? तो ये प्रोत्साहन दे करके ये गलवान में उसने शुरू कर दिया। उसके बाद 6 जून को अपनी मीटिंग हुई, बहुत जनरल कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बात हुई, अंडरस्टैंडिंग हुई कि चलो भाई पीछे जाओ, नहीं तो फिर क्या होगा। वो लेक है, वो लेक के पास भी इनका हमारा अभी भी वो बैठे हुए, फिंगर 4 फिंगर 8 तक वो बैठे हुए। अब इस चक्कर के अंदर इन्होंने कमांडिंग ऑफिसर साहब जो गए हमारे चेक करने के लिए कि भाई आप लोग पीछे गए हो कि नहीं गए, ये ड्यूटी बनती है ताकि उसको भी रिपोर्ट देने। हाँ साहब वो भी गया 3 किलोमीटर पीछे, साहब मैं भी जा गया। वो तो गया अपनी एक प्लाटून लेके आगे सिर्फ चेक करने गया, और उस चक्कर में इन्होंने जानबूझ के छुप करके इस पर हमला किया। अब ये ट्रीटी बोलती है आप हथियार नहीं लेंगे, तो हथियार नहीं लेंगे तो उसने अपना वो डंडा लिया, अपने रॉड लिए, अपने बैट लिए, अपने पत्थर लिए और इसके ऊपर हमला करना। अब वो जो गलवान सेक्टर ऐसा है, रोड बड़ा नैरो है, बंदा अगर रोड पे है तो ठीक है, नहीं है तो सीधा वो क्लिफ में जाकर नीचे गिरता है और उससे बचना मुश्किल है। सीधा नदी पर, ज़्यादा ठंडी नदी है, -डिग्री टेम्परेचर है, -27 30 से माइनस है। अब इतने ठंड के अंदर जवान के रात के टाइम पे कैसे वहाँ इलेक्ट्रिक फॉगलाइट लगे हुए हैं, फ्लश लाइट लगे हुए हैं क्या, जो हम गरबा में लगाते हैं, तो वहाँ तो विजिबिलिटी नहीं। लेकिन फिर भी मुझे बड़ा गर्व है, मेरे देश के फौजियों ने उनको बिफिटिंग रिप्लाई दिया, पत्थरों से तो पत्थरों से मारा, सब कुछ किया। अगर यही है, मुझे दुख की बात है, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं फौजी हूँ, ये मेरे फौजी आदमी हैं, तो उनको क्या दिया? सबसे पहले ट्रेनिंग, हथियार दिया ना, चाहे वो AK-47 हो, पहले 303, उसके बाद 7.62 SLR आई, जो भी है, तो उसका पर्सनल वेपन उसके साथ क्यों नहीं जाने देते? तो कहने का मतलब रूल्स ऑफ एंगेजमेंट अभी आपको चेंज करना पड़ेगा। हमारे सब जनरल्स ने, हमारे सब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को बताया, CDS को बताया कि ये अभी बंद करो, हाथ बांध करके पागल की तरह जाना, दिस इज़ नॉट करेक्ट। आप मुझे बताओ कश्मीर में ऑल आउट ऑपरेशन कैसे होता है? वो हथियार करें तो हम भी हथियार हैं, लेकिन अगर वो हथियार वो बच्चे कश्मीरी वो ये बच्चों की तरह हो गया, पत्थर लेके मारना शुरू कर दिया, तो ये तो अनएक्सपेक्टेड है। बिल्कुल पहले से प्लान करके आए हुए हैं कि ये नहीं तो ये न के न प्रकरण है, इनको यहाँ से भगाना मारना है, और हम हट नहीं रहते। यही मैं आपसे बताना चाहता हूँ। प्रोवोक कितना भी कर रहे हैं, सब जगह प्रोवोक कर रहे हैं, नेपाल में प्रोवोक कर रहे हैं हमको सिक्किम में प्रोवोक कर रहे हैं, उस करने वाली बात है। या हमारा है तुम यहाँ से हटो। आपने देखो कहीं यूट्यूब पे देखा होगा, हम एक दूसरे को धक्का मारते हैं, हमने गोली नहीं चलाई, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट। वो पॉलिसी अभी हमारी चेंज होनी चाहिए, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। अगर सोल्जर है तो ट्रीट हिम लाइक अ सोल्जर। वो पुलिस नहीं कि डंडा लेके चल गया, अपना वो शील्ड लेके चला गया है, वो पुलिस का काम है। ये देश की रक्षा के लिए जब जवान जाता है, अरे इनके पास अगर हथियार अलाउ होते तो पता नहीं कितनी लाशें अभी चाइनीज़ की गिर जाती। ये जो हमला मेरे को लगता है बिल्कुल पूर्व है, जैसे भाई वो गया नहीं पीछे। देखो कर्नल संतोष बाबू देखने के लिए गया, अंडरस्टैंडिंग थी, हम पीछे जाते हैं, तुम पीछे जाते हैं, फ्लैग मीटिंग होती है, इतने जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर लेवल की बात होती है, जब शाम को उसको रिपोर्ट देना पड़ता है कि सर हैव दे मूव्ड और नॉट मूव्ड, पीछे गए नहीं गए, तो ये नहीं गए, इसका मतलब ये छुप गए, और छुप करके ने प्री आयोजित करके उसके ऊपर हमला किया। अब ये हमला अगर पहले ही मालूम होता तो 30 की जगह पूरी बटालियन वहाँ, वो तो बटालियन आ गई 10 मिनट के अंदर, लेकिन वहाँ इतनी बटालियन खड़ा रहने की जगह ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे बच्चों ने अच्छा काम किया, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल प्री आयोजित है। और इसलिए उनके पास देखो जो बेसबॉल का बैट होता है, बैट के ऊपर बार्ब्ड वायर बांधी हुई है, तो ये पहले थोड़ी होता है, बार्ब्ड वायर को बांधने के लिए 1-2 घंटे लग जाते हैं। तो ऐसे कितने बैट लेके आए वो अपने खेलने वाले जो बॉल आता है उसके बैट के साथ। तो ये सब एब्सोल्युटली प्री प्लान्ड है कि किसी भी प्रकार इनको दबाओ, क्योंकि वो स्ट्रेंथ में आते हैं। अब वो जो कर्नल संतोष था वहाँ पे, वो उस टाइम खुद 3-4 आदमी थे, फिर आ गया 10 आदमी का हमारा, फिर लेकिन उनके पास उस वक्त ही 20 से 22 आदमी ऊपर थे और बाकी उसके ऊपर छुपे हुए थे। तो ये प्री आयोजित है, उसमें कोई शक नहीं। बात सही है आपका कि भारत की घेराबंदी, अभी देखो घेराबंदी तो शुरू हो ही गई है।
ये चाइना का सबसे बड़ा एम है कि हिंदुस्तान एशिया में, साउथ एशिया में बड़ा पॉपुलर बन रहा है। अब इसको मैंने दबाना है। ये मेरी भाषा बोलता नहीं है, ये अमेरिका के पास जा रहा है, ये यूरोप कंट्रीज़ के पास जा रहा है, ये अरब कंट्रीज़ के पास भी जा रहा है। तो वन बेल्ट वन रोड जो उसने एक बड़ा संस्थान बनाया, उसमें हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं गया। क्यों नहीं गया? इसलिए नहीं गया कि जब उसको हमारे ये प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि भाई ये रास्ता आप पीओके से निकाल रहे हो, तो आपने मेरी परमिशन ली, आपने मुझे बताया। किसने बताया? पीओके आज उनके पास बेशक, कल हमारे पास आएगा। अक्साई चीन भी हमारे पास आएगा। ये तो हमारे होम मिनिस्टर ने खुद पार्लियामेंट में बोला हुआ है कि जब हम पीओके की बात करते हैं तो इसमें गिलगिट बाल्टिस्तान की भी बात करते हैं। तो वो झटका लग गया उनको वहाँ पे। उसके ऊपर आजकल वो मेट्रोलॉजिकल रिपोर्ट भी देना शुरू कर दिया। मेट्रोलॉजिकल रिपोर्ट ये होता है कि हर सुबह हम टीवी पे बताते हैं कि वेदर कैसा है। पर्टिकुलरली एयरक्राफ्ट जो हमारा जाता है, पायलट को बताते हैं कि तुम किस तरफ जा रहे हो, तुम्हारा एरिया क्या है। तो ये तो ये बहुत खुश हो गए वहाँ पे। अब वो रोड यहाँ से जा रहा है नंबर 1, वो ग्वादार पोर्ट तक जा रहा है। ग्वादार पोर्ट भी वहाँ पे डेवलप करा जा रहा है। उसके बाद श्रीलंका पोर्ट उसने अपने लीज़ पे ले लिया। अब बोलता है श्रीलंका के पास पैसा नहीं है, तो ठीक है मुझे लीज़ पे दे दो। मैं अपने श्रीलंका पे आ गया वहाँ पे टोटो आइलैंड। उसके बाद म्यांमार में आ गया, उधर का एक आइलैंड उसने लिया हुआ है। प्लस उसने भूटान, नेपाल और मैं ऊपर से रोड बनाने के चारों तरफ से वो घेरने की कोशिश करता है। समुद्र में भी, हिंद महासागर में घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसमें ये तो स्ट्रैटेजी है, ये रणनीति है, ये राजनीति बोलो, ये कूटनीति है, जो भी बोलो। तो वैसे हिंदुस्तान भी सोया नहीं है। हमारे पास भी अंडमान निकोबार का पूरा एक कंप्लीट सदन कमांड बन गया है। पूरा अंडमान निकोबार, उसको काउंटर करने के लिए हमारा नेवल का पहले कमांड नहीं था, अभी कमांड बन गया हुआ है। तो ये कमांड क्या ऐसे रोटी खाने थोड़ी बैठा हुआ है। जैसा सदर्न कमांड है, ईस्टर्न कमांड है, नॉर्दर्न कमांड है, वैसे ये कमांड भी वहाँ पे बैठा हुआ है। ही टेक्स केयर ऑफ सी में, समुद्र से कुछ भी हरकत होगी। तीसरी बात, हमारे पास एक बहुत बड़ा कैरियर है जो एयरक्राफ्ट लेके जाता है। अमेरिका के हमारे रिलेशन इतने अच्छे हैं कि अमेरिका ने उनके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान सेक्टर में रख दिए। चाइना की ताइवान से दुश्मनी है, चाइना की हांगकांग से दुश्मनी है, चाइना की साउथ कोरिया से दुश्मनी है, चाइना की जापान से दुश्मनी है, चाइना की वियतनाम के जो रिग लगा रहा था वहाँ पर उनकी दुश्मनी है। तो ये सब हमारे फेवर में हो गए। और आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब एक नेवल एक्सरसाइज ज़िंदगी में मैंने पहली बार देखी, 17 कंट्रीज़ हिंदुस्तान के साथ हिस्सा लिया कि चाइना को साउथ चाइना या ईस्ट चाइना या हिंद महासागर में हम इस कैसा डील करेंगे, ताकि एक दूसरे के प्लस मेहनत मालूम पड़े। बहुत अच्छा एक्सरसाइज हुआ। फिर जापान, इंडिया और अपना अमेरिका हमारे साथ एक्सरसाइज में आया, कोरियन वाले भी हमारे साथ। तो ये एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग होता है, इक्विपमेंट के बारे में, नॉलेज के बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में, टैक्टिक्स के बारे में। ये सब वो एक्सरसाइज 10-10 दिन की पानी में मैंने देखी। बड़ा गर्व हुआ कि कम से कम इतना हुआ है। तो ये कोशिश करेगा वो। यही तो राजनीति, ये कूटनीति, यही तो है, रणनीति यही है कि अकेला थोड़ी कोई लड़ सकता। अगर इंटरनेशनल वॉर में होता तो कितनी कंट्रियाँ थी। तो वो तो चलने, तो वी आर नॉट स्केर्ड। एंड इसका जवाब उसको पक्का मिल गया कि भाई ये चुप पे पत्थर खा के नहीं, उनको भी छुपा रहा है। चाइना के अंदर मीडिया भी इफेक्टिव नहीं है और वहाँ पे इतनी सीक्रेसी होती है कि आपको बोलेंगे, यही बोलेंगे आप जाओ भागो यहाँ से। तो ये उस चक्कर के अंदर हिंदुस्तान इज़ वेरी क्लियर ऑन दिस अकाउंट कि हमने हमारा अभी कैसे करना है। एंड आई थिंक आज की तारीख में अपने पास ऐसा नेतृत्व है कि उसकी नीति क्लियर है, उसकी नीयत साफ़ है इस देश की। और इसलिए तो मैं आपको बताता हूँ, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर जो पीस कीपिंग फोर्स होती हैं, चाहे कॉन्गो में है, लेबनान में गए हुए हैं, कहीं पे भी गए हुए हैं, सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के फौजी ट्रुप्स वहाँ पे गए हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम कभी वायलेट नहीं करते, हम कभी रूल वायलेशन नहीं करते, जो हुक्म मिला उस पर काम करते। इसलिए तो बेचारे वहाँ पे हथियार लेके नहीं गए। नहीं तो कर्नल पागल है, अपनी पिस्टल लेकर नहीं जा सकता था, वो तो नहीं गया। क्योंकि रूल अगर बाद में बोलेंगे भी सर ये हथियार लेके आ गया, वो लोग फोटो, आजकल तो लोग खड़े खड़े उसके कैमरा से फ़ोटो खींच रहे हैं। तो ये टू अवॉइड ऑल दिस थिंग, ये कुछ भी कर ले, उसने किया। नेपाल को आज नेपाल, आप सुना होगा, नेपाल बोल रहा है कि ये नदी काला पानी नदी के साथ हमारा इलाका है। अभी तक कितने साल से क्यों नहीं बोला? नेपाल हिंदू राष्ट्र है, हमारे साथ है, लेकिन वहाँ का जो आजकल कौन इंचार्ज है, वो कम्युनिस्ट है, उसको बढ़ा रहा है। भूटान का साथ हमारा एग्रीमेंट है। हम 70 डेज तक डोकलाम के अंदर हम वैसे ही खड़े थे। उस वक्त राहुल गांधी क्यों नहीं बोले हथियार क्यों नहीं लड़े भाई, क्यों नहीं लड़े? अरे ये जो हमारी ट्रीटी हम साइन कर रहे हैं,
उसने भी, अगर वो लेता तो दूसरा आदमी उसको फायर करता, लेकिन इस चक्कर में मुठ भेड़ उसको बोलते, इस चक्कर में आदमी मर भी सकता है। कोई चोरी लेके चाकू लेके आ जाए तो क्या करोगे आप? तो ये तो कैरेक्टर है ना, कैरेक्टर ऑफ दैट। वो झूठ है, जैसे पाकिस्तान झूठ है, जैसे पाकिस्तान बिल्कुल झूठ है, वैसे चाइना भी झूठ है। यू शुड नेवर बिलीव। यहाँ आ जाएगा 62 वॉर में भी हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई करते आ गए, 54 लाइन पार्टी जा करके बाद में क्या किया? हमला कर दिया। तो इन पे कभी हमने ये सीखना चाहिए, हमने ये सीखना चाहिए। और हम लोग कभी अभी सीखते आ रहे हुए हैं, बट हमारी स्पीड जो सीखने की बहुत कम है। विद द रिजल्ट प्रोक्योरमेंट भी हमारा बहुत स्लो स्पीड में जा रहा है। बहुत अच्छा सवाल है कि भारत की आगे की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। कल ही आपने देखा आदरणीय प्राइम मिनिस्टर ने बहुत स्ट्रांग बयान दिया, हम पीस चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर आप हमको उकसाओगे, आप हमको प्रोवोक करोगे, वी विल टेक द रिवेंज ऑफ इट। एंड उन्होंने क्लियरली बोला हुआ है। उस वक्त भी हम चुप रहे थे, बाद में हमने एक्शन लिया बालाकोट का। अभी भी यू नेवर नो, अभी मैं इस माध्यम से अभी बताना नहीं चाहता हूँ, बट आई एम श्योर कोई ना कोई एक्शन होगा, क्योंकि जो लेक है पंगांग सुगु वंशा, उस लेक को भी हमारे उनके लोग बैठे हुए, हमारे बैठे हुए, कुछ भी हो सकता है। अभी गलवान में भी कुछ भी हो सकता है। तो वो तो अभी उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ पूरी पीछे तो नहीं ली है जितनी उनकी आर्मी एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए आई थी। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कल हमने यही डिस्कस किया बाकी हमारे सीनियर ऑफिसरों के साथ, और नाइसली हमने कम्युनिकेट भी किया पीएमओ को कि भाई ये सेक्टर में अगर तुम खींच रहा है तो हम सिक्किम में ऊपर बैठे हुए हैं, अरुणाचल में हम ऊपर बैठे हुए हैं, तो ऊपर से हम उन पर ले लेते हैं, अटैक कर सकते हैं। वर्स्ट कम टू वर्स्ट, अभी हम जो नया एयरफील्ड बनाया है वो 5 बार पिछले सरकार को हमने बताया कि इसको रिपेयर करें, दौलत बेग ओल्डी नहीं माना। अल्टीमेटली एयरफोर्स और हम लोग सब कंटाल के चलो चलो छोड़ो, बनाओ इसको अभी। और ऐसा बन गया है कि वहाँ से अक्साई चीन हमारे रेंज में है, वहाँ से CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारी रेंज में है। अब ये दोनों रेंज में इसलिए वो भड़क गया है कि अगर ये बालाकोट जा सकते हैं, उरी में जा सकते हैं, मणिपुर में घुस के ठोक के आ सकते हैं, ये तो मेरा भी नुकसान कर सके। और नुकसान होना मतलब मजाक नहीं है साहब। देयर आर 37 टनल्स एंड मोर देन ब्रिजेस आर देयर। इतने रोड बना हुआ है CPSA का, लाखों अब्जों करोड़ों का उसका नुकसान होगा अगर हिंदुस्तान ने 4-5 गोले भी ब्रह्मोस के फायर कर दिए तो काफ़ी है। वैसे तो ये सेक्टर है, नीचे वाला सेक्टर भी चाइना में हमारे हिंदुस्तान की नेवी तैयार बैठी है, बिल्कुल तैयार बैठी है। वो शिफ्ट करेगी साउथ चाइना के अंदर विद द हेल्प ऑफ ताइवान, विद द हेल्प ऑफ हांगकांग। हांगकांग तो ऐसे ही बर्न जल रहा है। दे वांट फ्रीडम, दे वांट डेमोक्रेसी। ये नहीं दे रहा है, जला रहा है, सबको गर्दन बांध के मुंह बंद कर रहा है ताइवान के अंदर। अब ये सब हमारे साथ हैं तो वही हो गया जो 1971 वॉर में हमने बांग्लादेश के साथ किया था। मुक्ति बाहिनी को हमने ट्रेन किया, उनको बताया। वो 2 हमारे इतने अच्छे पाथ फाइंडर थे, बताते थे साहब इस नदी में से मत जाओ, साहब उस रास्ते में मत जाओ, इनका दुश्मन यहाँ है। दे आर द बिगेस्ट इन्फॉर्मर। और जब आपके पास इन्फॉर्मेशन करेक्ट मिलेगी, जब आपका इंटेलिजेंस बिल्कुल ठीक होगा, आई एम श्योर तो गोला भी ठीक फायर करेगा उसी जगह के ऊपर, उसी जगह हथियार पहुँचेंगे, फालतू ये वेस्ट नहीं होगा। तो यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर तू यहाँ खोल रहा है, हम वहाँ भी खोल सकते हैं इजीली, बहुत इजी। समुद्र के अंदर तो अभी हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ गया है समुद्र के अंदर भी, और एयरफोर्स भी हमारा इतना आगे बढ़ गया है कि वो आपने बालाकोट में देख लिया, पिन पॉइंट टारगेट सिर्फ आतंकवादियों के ही बंकर उड़ाए। तो ये क्यों उड़ाए? जबकि स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन अपने पास थी, अपने पास इंटेलिजेंस था, अब वो हमको मिल सकता है। एंड लेट मी टेल यू, चाइना सबसे ज़्यादा वरीड है ईस्टर्न सेक्टर में। ये अभी उसका वेस्टर्न सेक्टर है, सॉरी ईस्टर्न सेक्टर उसका जो बहुत खतरनाक है। नॉर्थ चाइना, साउथ चाइना जो समुद्र के पास जो कार्रवाई चल रही है, वहीं से सबसे ज़्यादा ट्रेड है, कॉमर्स है, इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट वहीं पे। ये तो पूरा पहाड़ी इलाका है, ये तो वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ सब कुछ। यहाँ इतना खतरनाक वेदर है, इतना यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन बर्फ़ है। बर्फ़ खाना तो खाइए, उसमें गुलगुले बना करके, तो ये तो नहीं काम होगा ना। तो इंटरनेशनल लेवल पे हर एक को अपनी, हम सियाचिन ग्लेशियर पे क्यों बैठे हैं? वो हमारी कंट्री है भाई, देश हित के लिए हम बैठे हुए हैं। बिफोर पाकिस्तान आने से पहले हम चढ़ गए ऊपर, और वहाँ पे भी हेलीपैड बना दिया हमने इवैक्यूएशन ऑफ कैजुअल्टी के लिए। तो ये सब चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है कि पिछले 5-6 साल में बहुत कुछ इसके ऊपर काम हो चुका है, इतना ही मैं आपको बता सकता हूँ।
और आयस के माध्यम से बता सकता हूँ कि मेरे देशवासियों, जब तक ये लीडर है, जब तक ये फौज है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। So anything is possible with this Prime Minister, with this CDS, with this तीनों आर्मी, एयरफोर्स, नेवी चीफ, एवरीथिंग इज। इनकी मीटिंग, कंटिन्यूस मीटिंग चल रही है होम मिनिस्टर के साथ, डिफेंस मिनिस्टर के साथ कंटिन्यूस ब्रीफिंग चल रही है। वो मीटिंग ज़रा सीक्रेट है, बट इनका बदला अभी दो तरीके से होगा। एक तो हम हमारी तरफ से जो फौजी आदमी जिसको बोलते हैं बुलेट्स, वी विल फायर, चाहे एयर फायर, नेवी फायर या आर्मी से फायर। दूसरा है वैलेट फायर, जो कि लद्दाख का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसने बताया था कि आप बुलेट फायर करो, हम लोग वैलेट से फायर करते हैं। वैलेट का मतलब आपने देखा, कल पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 12 स्टेट का या 13 स्टेट का पिक्चर दिखाया आपने, और अभी भी टीवी पे आ रहा है कौन कितना चाइनीज़ गुड्स उसको हम बंद कर देंगे, जला देंगे। हम नहीं लेंगे इलेक्ट्रिसिटी, लाइट नहीं लेंगे, हम उनके पेंटिंग जो है, बच्चों की किताब है, हम नहीं लेंगे। अब नहीं लेंगे तो किसका नुकसान होगा? चाइनीज़ प्रोडक्ट का नुकसान होगा। तो ये 130 करोड़ की आबादी में सिर्फ 13 लाख फौजी हैं, हम 13 लाख फौजी हैं, बाकी हम लोग सबकी, हमारी सबकी जिम्मेवारी है, हम सबकी जिम्मेवारी है कि भाई ये इसके लिए ऊपर से हुक्म नहीं आएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि वो ट्रेड लिंक साइन किया हुआ है, वो स्ट्रैटेजी साइन की हुई है, वो अंडरस्टैंडिंग साइन की कि हम तुम्हारे से इतना लेंगे, इतना करेंगे। अंबानी भी कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन एट आवर लेवल, एट ग्रास रूट लेवल, क्या हम इतना नहीं कर सकते हमारे देश के लिए? क्या हम नहीं लेंगे तेरा सामान, तेरी गाड़ी नहीं खरीदेंगे, तेरा कंप्यूटर नहीं खरीदेंगे, तेरी इलेक्ट्रिसिटी नहीं करेंगे, तेरे मेडिसिन जो आते हैं वो नहीं खरीदेंगे? थोड़ा डिले होगा, मानता हूँ। बापू गांधी ने करके दिखाया, उस कपड़ों के बारे में जला दिया, उनके पूरे कपड़े हमारे खादी पे किया। तो ये देश क्यों नहीं कर सकता? इसके लिए सबसे पहले, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, नेशनल स्पिरिट की ज़रूरत है। देश हित के लिए नेशनल स्पिरिट की ज़रूरत है। अगर हमारे पास नेशनल स्पिरिट है, गर्व है, आई एम श्योर एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट हमारे पब्लिक के बारे में। ऐसे नहीं है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, कोई भी है, एवरी वन विल कॉन्ट्रीब्यूट। अगर ये धीरे धीरे बोलेंगे नहीं, लेकिन चुपचाप सब करेंगे, और होना चाहिए। अगर वो करेंगे तो स्ट्रेटेजिकली जो आपका बदला ले लेंगे वो उत्तर के घुटने पे आ जाएगा। आज वो फूंक मार रहा है, उसने मंगोलियन को भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मंगोलियन हमारे साथ दोस्ती उस तरफ, उसके नॉर्थ में, इन्हें सब जगह विस्तारवादी नहीं चलेगा भाई, तू तेरा काम कर। तो ये टू डाइवर्ट द अटेंशन, ये आज विस्तारवादी का काम उसने हिंदुस्तान पे किया हुआ है, वो फेल हो गया, वो फेल हो गया। उसके हमारे, ठीक है मानता हूँ हमारे 20 शहीद हुए, लेकिन जो हमारे कैलकुलेशन के मुताबिक, जो हमारे जो बिहार के जो जवान बोल रहे हैं कि साहब मोर देन 45 लोगों को हमने वहाँ पे हेलीकॉप्टर में जाते हुए देखा हुआ है। तो ये तो गर्व की बात है ना। 62 वॉर में भी ऐसा ही हुआ था, बुमला पोस्ट के ऊपर जोगिंदर सिंह साहब जिसको परमवीर चक्र मिला हुआ है, उसके पीछे वाले जसवंतगढ़ के ऊपर जसवंत बैठा हुआ जिसको महावीर चक्र मिला है, वो अकेला बैठा। 2 लड़कियां नूरा नांग जो 62 वॉर में थी, वो समझिए ये कहाँ, वो लड़कियां कहाँ से लोगों के हथियार एम्युनिशन लेके इसको देती थी। ये अकेला राजपूत जवान ठोक के मारता था सबको। वही जोगिंदर सिंह साहब के पूरी प्लाटून साफ होते होते अकेला रह गया, लेकिन उसने तकरीबन 300 से ऊपर को मार दिया। वही चुशुल, जहां हमारे अभी जो गलवान से बात कर रहा है, उस इलाके में भी हमारे मेजर शैतान सिंह ने एक बंदा भी पीछे नहीं गया, वहीं पे डट रहे और मारा उनको। ये तो भाग जाते हैं, ये आर्मी थोड़ी इनकी, ये तो इनकी पॉलिटिकल पार्टी है। दे विल नेवर फाइट देयर कंट्री। बट हिंदुस्तान, चाहे वो हिंदू है, उसमें हमारे मुसलमान भी हैं फौज में, सिख भी हैं, देखो आप देखो। और ये सब हम जब हम देश के लिए एकत्र होते हैं, हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। जब राष्ट्र हित होता है, देश हित के लिए हम सब अकेले हैं, एक है, अकेले नहीं एक है, और एकजुट के इसका जवाब मिलेगा। ये थोड़ा सीक्रेट है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमने ग्लोव्स पहन लिए हैं, अभी हम भी रिंग में उतर चुके हैं। पहले हमको आप लोग सब मारते थे, अभी हम ग्लोव्स पहन, इसका मतलब वो रूल ऑफ एंगेजमेंट, द रूल ऑफ एंगेजमेंट इज बीइंग चेंज एंड इट मस्ट बी चेंज, तभी फायदा होगा। दोस्तों, आपको अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो जरूर करें।